हाँ तो बच्चों, एक बार फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में संकुलन के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कायदे से अध्ययन पूरा किए होंगे और उसको समझ लिए होंगे। और जो कुछ भी आपने पिछले टर्म में पढ़ा है उसका एक रिवीजन हमें करना है, और वो रिवीजन एक समरी के रूप में हम कर रहे हैं। बच्चों, जो कुछ भी आप पढ़ते हो, जब हम उसको समराइज करते हैं तो उसका एक विशेष पर्पज होता है। क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़े हैं, क्या मुझे याद है, स्पेशली सॉलिड स्टेट में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आप जब रियलाइज करते हैं किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में लिखने के लिए, कुछ चीजें याद नहीं आती, उनको फिर से रिसेट करना होता है दिमाग में, और 3D में जाकर के रिसेट करने में टाइम बहुत ज्यादा है। इसलिए जो मैं टेबल बनाया हूं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। और आप इसको तभी याद कर सकते हैं जब आपको चीजें क्लियर है। एक बार ये रिवीजन के रूप में आप देखिए कि क्या आपको ये चीजें क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर है तो मैं भी क्वेश्चन करूंगा, इसलिए मैंने ये सारे कॉलम्स को ब्लैंक रखा है, आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं मेरे साथ तो आपको निश्चित रूप से एक बार रिटर्न होना चाहिए, पिछली वीडियो देखिए, दोनों को कोरिलेट करिए, फिर इसके आंसर आपको देने में सक्षम हो जाएंगे। और अगर इस तरह से कोरिलेट करके इस टेबल को एक बार आप समझ लेंगे तो आपको कंसेप्चुअली सॉलिड स्टेट की पैकिंग क्लियर हो जाएगी, जो कि अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों, देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हमने लिखा, देखिए, समरी ऑफ पैकिंग इन क्रिस्टल्स। इसमें संकुलन का प्रकार, टाइप ऑफ पैकिंग, यूनिट सेल किस तरह की उस पैकिंग में है, उसकी संकुलन क्षमता क्या है, पार्टीशन नंबर क्या है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था सरल घनीय जालक या सिंपल क्यूबिक पैकिंग, जिसको हम शॉर्ट में एससीपी कर सकते हैं। तो आप लोग पहले ये बताइए कि यहां पर किस तरह की एकक कोष्ठिका होती है। खुद उत्तर देने की कोशिश करिए। क्लासेज इंटरेक्टिव, लाइव क्लास हम लोगों के एक साथ तो कर नहीं रहे हैं। आप खुद रियलाइज करिए, अगर नहीं दे पाते हैं तो आपको इसका उत्तर पिछले वीडियो में जाके देखना है, लेक्चर में जाके देखना है, और फिर से इस टेबल को आके आंसर देना है मेरे साथ। तो ये आप ध्यान रखिए। यहां पर जो घनीय जालक होता है इसकी एकक कोष्ठिका आद्य एकक कोष्ठिका होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी इसके केवल कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल्स होते हैं और भागों पर पार्टिकल नहीं होते। दूसरा, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, आपने इसको कैलकुलेट किया है। आद्य एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4%, फ्रैक्शन में 0.524। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने बताया है आपको, ये होता है 6। कैसे होता है आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे एक घनी जालक में होता क्या है, ए टाइप की पैकिंग होती है इस तरह से, ऐसे। अब आप जानते हैं कि ए टाइप में इस पर गोले फिर से कहां रखे जाएंगे, इन्हीं पॉइंट्स पर, इन्हीं गोलों पर ही गोलों को हम रखेंगे। कोई एक बीच का आप गोला ले लीजिए, जैसे इसको हम ले लेते हैं, तो कितने गोलों को डायरेक्ट टच कर रहा है, देखिए इसको, ये 4 गोले इसके डायरेक्ट टच में हैं, और एक गोला इसके जस्ट ऊपर होगा, एक गोला इसके नीचे होगा। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। इसको आप देख भी चुके। इसी तरह से अब खटकोड़ी निविड संकुलन, जिसको हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग हमें इसको कहना चाहिए। जनरली बुक्स में क्लोज पैकिंग लिखा है, लेकिन ये होती क्या है, क्लोजेस्ट पैकिंग होती है। अब इनको हम देखेंगे तो यहां पर आप जानते हैं कि एकक कोष्ठिका क्या होगी, वो हेक्सागोनल ही होती है, खटकोड़ी होती है।
खट कोड़ी, इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल। यहां पर ये कैलकुलेशन आप लोगों ने नहीं किया है, लेकिन ये जान लीजिए कि एफसीसी जो होता है, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, उसके इक्विवेलेंट ही ये होता है। दोनों के पैकिंग फ्रैक्शन सेम होते हैं और वो होता है कितना, 74% अप्रॉक्सीमेटली। घनी निबिड पुरस्कार, जिसको सीसीपी या इसको हम एफसीसी कहते हैं, इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वो 74% होता है। यहां पर घनी निबिड या सीसीपी में यूनिट सेल कौन सी होगी, अभी नाम लिखा है फेस सेंटर, इसको हम क्या लिख देंगे, फलक केंद्रित होता है, जिसको हम लोग फेस सेंटर कहते हैं। तो ध्यान ये रखना कि इन दोनों के ही पैकिंग फ्रैक्शन सेम होते हैं, क्योंकि ये क्लोजेस्ट पैकिंग है, दोनों एक ही तरह की पैकिंग है, जो खटकोड़ी द्विबीमी पैकिंग से मिलते हैं, संकुलन से मिलते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। कितना है, 12। ये हमने 3D स्ट्रक्चर्स का जो आपको हमने दिखाया था, उसमें आपने प्रूव किया था, देखा था कि 12 होते हैं, जिसमें अगर हम एक खटकोड़ी संकुलन देखें बेटा, देखो इस तरह से होता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरह से। फिर से एक बार, यहां ये इस तरह से हो जाता है। इसमें अगर हम कोई भी बीच का लेते हैं, जैसे देखो ये कितने से डायरेक्ट टच में है, ये डायरेक्ट टच में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 6 डायरेक्ट टच में है। 3 इसके ऊपर होगा, जो 3 वाइड्स होते हैं, और 3 इसके नीचे होगा। इस तरह से कुल कितने हो जाते हैं, 12। सेम कंडीशन यहां होती है और यहां पर भी होती है, क्योंकि दोनों ही हेक्सागोनल द्विबीमी पैकिंग से मिलते हैं। इसके बाद है अंतः केंद्रित घनी जालक, जिसको हम लोग पीसीसी कहते हैं। ये पैकिंग हमने आपको नहीं बताई हुई है, लेकिन आप प्रिमिटिव सेल से डिराइव्ड जब सेल्स पढ़ रहे थे, उस समय आपने देखा था कि यहां पर बॉडी सेंटर जो होते हैं, उनमें बॉडी सेंटर जो यूनिट सेल्स होती हैं, उनमें पैकिंग फ्रैक्शन होता है 68%, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना होता है, 8 होता है। और यहां की यूनिट सेल क्या होती है, वो अंतः केंद्रित होती है। अंतः केंद्रित नाम से क्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर। यहां पर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होता है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम एक क्यूब लेते हैं, इस क्यूब के 8 कोनों पर पार्टिकल्स हैं, 4 ऊपरी और 4 नीचे, और जो इसके बॉडी सेंटर में पार्टिकल होगा, उसको आप अगर कंसीडर करें, उसके अकॉर्डिंग देखें, इसके 4 नीचे हैं जो इससे टच कर रहे हैं, और 4 ऊपर हैं। इस तरह से यहां पर 8 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इस तरह से आपने एक समरी देख ली, आपको याद होना चाहिए कि किस तरह के पैकिंग में पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, कौन सी यूनिट सेल यूज हुई हैं, और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ये समरी आपको हमेशा याद होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे प्राय मिस कर जाते हैं। जैसे मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि सरल घनी जालक का अगर पैकिंग है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग है, और पूछ दिया गया कि इसमें कौन सी एकक कोष्ठ का यूज होती है, तो वहां बच्चे कंफ्यूज होकर ज्यादातर गलत आंसर देते हैं।
या उनसे पूछ दिया गया कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो 8 से नीचे जनरली बच्चे लिखते नहीं है, तो 8 या 12 का ही ऑप्शन वो सिलेक्ट करते हैं, जबकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है हमेशा और याद रखना है। दिस इज वेरी यूजफुल समरी ऑफ द पैकिंग इन क्रिस्टल्स। अब हम आगे देखते हैं कि किसी भी सॉलिड में अगर हम किसी सॉलिड को देखते हैं तो उसके जो यूनिट सेल्स होती हैं उनकी साइड्स और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग अब देख लेते हैं, क्योंकि आंकिक प्रश्न हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसको हम लोग देखते हैं और हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन साइड्स ऑफ यूनिट सेल एंड देयर डेंसिटी। इसके लिए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक सिंपल क्यूबिक हम एक सिंपल सा हम क्यूब लेते हैं, इस क्यूब में सपोज करिए इसकी साइड ए है, एक साइड कितनी है इसकी, ए है। तो बच्चों इस एकक कोष्टिका का आयतन अगर हम देखें कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अगर साइड ए है आयतन कितना होगा, ए क्यूब हो जाएगा। अगर हम इसका घनत्व, इसको हम डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी अगर इसकी डी या रो माना जाता है, अलग अलग बुक्स में है तो हम डी से ही लेते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे, तो दोनों ही सिंबल लिए जाते हैं। अगर इसकी डेंसिटी डी है तो आप इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। बिल्कुल कैसे, द्रव्यमान इसका क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, सभी लोग जानते हैं इसे, मैं जहां तक समझता हूं। अब आयतन कितना है, ए क्यूब है, घनत्व क्या है, डी है, मास कितना हुआ इसका, ए क्यूब इंटू द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना है, ये हो गया ए क्यूब इंटू डी। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, एक दूसरी तरह से इस कोष्टिका का मास निकालते हैं। हमने आयतन और घनत्व की मदद से निकाला, एक और मेथड है जिससे हम इसी एकक कोष्टिका का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, माना कि प्रति एकक कोष्टिका कणों की संख्या Z है। माने इसका मतलब इस कोष्टिका में कुल कितने कण हैं, Z है। अब Z आपने निकालना सीख लिया है कि आधे में कितना होता है, 1 होता है, बीसीसी में कितना होता है, 2 होता है, एंड फेस सेंटर में कितना होता है, 2 होता है, फेस सेंटर में यानी फलक केंद्र में कितना होता है, 4 होता है। तो Z के मान अगर आपको एकक कोष्टिका का प्रकार पता होगा तो अपने आप पता चल जाता है। तो हम मान लेते हैं यहां पर एकक कोष्टिका कणों की संख्या क्या है, Z। अब अगर एक कण का द्रव्यमान हमें पता हो जाए, द्रव्यमान अगर हमें किसी मेथड से पता चल जाए तो Z कणों का द्रव्यमान निकाल लेंगे, और जो Z कणों का द्रव्यमान होगा वही इस एकक कोष्टिका का भी द्रव्यमान होगा। मान लीजिए यहां पर एकक कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो एकक कोष्टिका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू Z। इक्वेशन नंबर 2 इसको हम मान लेते हैं। अब आप एक और चीज देखिए कि किसी भी कण का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। कैसे, उसके मोलर मास है, चाहे आयन हो, चाहे परमाणु हो, चाहे मोल हो, किसी भी पदार्थ का हम द्रव्यमान, मोलर मास, एक कण का मास, एक आयन का मास, एक कण का मास, अणु है तो अणु सूत्र से अगर आयन है
तो फार्मूला सूत्र जो होता है उससे, और अगर परमाणु है तो परमाणु के परमाणु भार से। यानी हम मोलर मास अगर पता है तो एक कण का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। तो माना अगर मोलर मास, मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब यह द्रव्यमान एन कणों का है, एक मोल का द्रव्यमान है। मोलर मास का मतलब क्या होता है? एक मोल का। इसका मतलब एन कणों का द्रव्यमान कितना हुआ? कैपिटल एम। तो एक कण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m अपान n। इसका मतलब स्मॉल m इक्वल टू क्या है? स्मॉल m एक कण का द्रव्यमान है, स्मॉल m इक्वल टू हुआ na। और अगर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहां पर, एक कोशिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कोशिका का द्रव्यमान ये हो जाएगा m अपान na इंटू जेड। इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा इक्वेशन नंबर 4 में जो द्रव्यमान है वही द्रव्यमान हमने कहां निकाला है? a क्यूब इंटू डी से। ये भी एक एकक कोशिका का द्रव्यमान है, यह भी क्या है? एक एकक कोशिका का द्रव्यमान है। अगर इसे हम कंपेयर कर लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 वी कैन से दैट इक्वेशन 1 and 4 से हम ये कह सकते हैं कि m अपान एन ए इंटू जेड इक्वल टू हुआ a क्यूब इंटू डी। थोड़ा सा अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं तो देखो, इसको हम मिटा देते हैं, आप समझ चुके होंगे। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? m अपान एन ए इंटू जेड अपान ए क्यूब। इस तरह से डेंसिटी और एक कोशिका के एक साइड जो एज होती है, जो उसकी लंबाई होती है, उसमें हम संबंध निकाल सकते हैं, इसको हम हल कर सकते हैं। तो अगर हमें ये वैल्यूज पता है तो हम घनत्व से एकक कोशिका की एक साइड की लंबाई पता कर सकते हैं, और एकक कोशिका की साइड अगर हमें पता है तो हम उसकी डेंसिटी पता कर सकते हैं। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करिए। एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है बेटा, उसको हम देखेंगे। अगर इसको आप समझ चुके हो तो हम अब आगे बढ़ते हैं, और इसको आप देखिए। हमें अगला जो क्वेश्चन है वो देखना है आंकिक प्रश्नों के लिए, जो रिक्तियों की संख्या पर आधारित है। रिक्तियों की संख्या पर आधारित प्रश्न हमसे प्रायः पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न, और इनसे अणुसूत्र भी निकाला जाता है, जिसको हम देखेंगे। देखिए इसको आप कैसे। तो बच्चों, रिक्तियों की संख्या में क्लोज पैकिंग में कणों की संख्या अगर मान लीजिए n है, कोई भी क्लोज पैकिंग होनी चाहिए, जैसे SCP है और FCC। ये ध्यान रखिएगा, आप इसको BCC पे या सिंपल क्यूबिक लैटिस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रेशियो है ये स्ट्रिक्टली SCP, CCP या जितनी भी क्लोजेस्ट पैकिंग हैं, जिनमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होल्स पाए जाते हैं, उनके लिए है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, विशेष करके क्लोज पैकिंग में कणों की संख्या n। अब अगर किसी भी क्लोज पैकिंग में कणों की संख्या n है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं? आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 2n। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे? n होंगे। टोटल वाइड्स कितने होंगे? 2n प्लस n इक्वल टू 3n होंगे। आपने देखा है। तो प्राय इस पर बेस
इन जानकारियों पे, इंफॉर्मेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र डिराइव करने के लिए आते हैं, फार्मूला डेरिवेशन के लिए, और विशेष करके आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आप जानते हो, जैसे एक एग्जांपल हम छोटा सा ले लें, MX है, ये ब्रेक होता है तो बनाता है M प्लस प्लस X माइनस M प्लस, कैटायन या धनायन है, X माइनस ऋणायन। बच्चों जैसा कि आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, आपको जानकारी भी है कि प्रायः ऋणायनों का आकार परमाणुओं की तुलना में बड़ा होता है और धनायनों का आकार जनक परमाणु या पेरेंट एटम्स जो होते हैं उनसे छोटा होता है। यानी कैटायन जनरली स्मॉलर साइज के होते हैं और एनायंस बड़े आकार के होते हैं। तो बड़े आकार के जो आयंस होते हैं ये मूल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मूल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। लेकिन जो कैटायंस होते हैं वो वास्तव में जो रिक्तियां होती हैं उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। तो इसका मतलब रिक्तियों में भी कण पाए जाते हैं और क्रिस्टल लैटिस में भी कण पाए जाते हैं। इस तरह से रिक्तियों पर उपस्थित कैटायनों और एनायनों, मूल क्रिस्टल लैटिस पर उपस्थित एनायनों की संख्या के अनुपात के आधार पर हम अणुसूत्रों को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे। और कल की क्लास पूर्णतः हम लोगों की आंकिक प्रश्नों की होगी, न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होगी। और बेटा एक चीज आपके कोर्स में नहीं है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वायर्स के रेडियस का कैलकुलेशन, लेकिन एक कंपटीशन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कल जब भी बनाऊंगा एक अलग से डाल दूंगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हमारे कोर्स में नहीं है, केवल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल के लिए पूर्णतः तैयार होके आएंगे। आप लोग भी अब तक जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसको तैयार रखिए, जिससे कि न्यूमेरिकल्स आसानी से आप कर सकें। थैंक यू।